माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड एमालगमेशन का रिवीजन इन द सेंस डिटेल स्टडी करेंगे। मेरे पास नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जब ये वीडियो देखें तो प्लीज़ नोट्स अपने पास रखें, तभी आपको बेटर यूटिलाइजेशन होगा इस वीडियो का। एंड हाँ, ये 10 सेक्शंस हैं, अराउंड 8 मार्क्स के। तो क्वेश्चन 5 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और पता नहीं लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो तो विदाउट मच फर्दर एडू हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स अगर हम देखेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना हमारे कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट इसको अगर हम लिटरल मीनिंग लें एज पर डिक्शनरी वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा बाय म्यूचुअल कंसेशन, मतलब कोई एक पार्टी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फिर दूसरा पार्टी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मतलब म्यूचुअल डिस्कशन से इन लोग क्या करते हैं, अपना डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। और अरेंजमेंट मतलब क्या, अरेंजमेंट मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, चाहे वो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अगर शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसको हम अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 230 से। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हो रहा है, अब किसके किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली कंपनी या उसके मेंबर के बीच में होगा, या कंपनी या उसके क्रेडिटर के बीच में होगा। तो अगर CAA मतलब कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, अगर CAA प्रपोज हो रहा है बिटवीन कंपनी या उसके क्रेडिटर में और क्लास ऑफ क्रेडिटर, या फिर कंपनी उसके मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर के बीच में, तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेगा कि उनका मीटिंग बुलाया जाए। अब ट्रिब्यूनल को कैसे पता चलेगा, कंपनी क्रेडिटर के बीच में हो रहा है, कंपनी मेंबर के बीच में, ट्रिब्यूनल को कैसे पता चलेगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल को। ठीक है, कौन कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, ये 4 लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। दैट इज कंपनी फाइल करेगा, क्रेडिटर फाइल करेगा, मेंबर फाइल करेगा, और लिक्विडेटर अगर है तो वो फाइल करेगा। ठीक है, वो फाइल करेगा एप्लीकेशन, और वो ट्रिब्यूनल को देगा। ट्रिब्यूनल अगेन उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि उन मेंबर्स का, मतलब उन मेंबर्स का, उन क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाया जाए। अब ये हमको एप्लीकेशन फाइल के साथ साथ एक एफिडेविट फाइल करना है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, देखिए यहाँ पे हमको एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडेविट भी फाइल करना है। एफिडेविट में क्या क्या आना चाहिए, ये सब हमारे एफिडेविट में आना चाहिए। सबसे पहले मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनी आना चाहिए। अब चाहे वो कंपनी फाइल कर रहा है, चाहे वो क्रेडिटर, चाहे वो मेंबर, चाहे वो लिक्विडेटर कर रहा है, उसको एफिडेविट तो फाइल करना ही करना है। उस एफिडेविट में उसको मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनी, अब एक सोच के देखिए कि कंपनी के लिए मटेरियल फैक्ट क्या हो सकते हैं। उसका फिनेंशियल पोजीशन, उसका ऑडिट रिपोर्ट, और अगर कोई भी पेंडेंसी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी केसेस चल रहे हैं, तो वो तो लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग, उसके लिए मटेरियल फैक्ट होगा। तो मटेरियल फैक्ट में हमको ये 3 चीज़ बताना है। सेकंड हमको क्या बताना है, अगर कोई भी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी, तो वो हमको करना है। थर्ड में हमको एक स्कीम पास करना है, स्कीम ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। ठीक है, एक स्कीम मतलब ये जो CAA है, मतलब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, उसका स्कीम करना है। बट ये जो स्कीम होना चाहिए, ये जो स्कीम हम देंगे ना एफिडेविट में, वो कंसेंटेड बाय होना चाहिए एटलीस्ट 75% ऑफ सिक्योर क्रेडिटर वैल्यू। ऐसा नहीं कि एक क्रेडिटर को जचा तो वो दे दिया, 2 क्रेडिटर को जचा तो, मतलब एटलीस्ट 75% वाले हाँ बोलना चाहिए उस स्कीम को। हाउएवर इसमें आप बाद में पढ़ेंगे कि ये जो 75% है ना, अगर 75% वाले कंसेंट कर रहे हैं, हम ये वाला ट्रिब्यूनल को देंगे और ट्रिब्यूनल फिर मीटिंग बुलाएगा। हाउएवर अगर यहाँ पे 75% की जगह 90% अगर एग्री कर रहे हैं नई स्कीम के लिए, तो ये मीटिंग बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेक्शन नंबर 231 की मीटिंग्स जो हम बाद में नोटिस पढ़ने वाले हैं, वो कुछ नहीं होगा। सिर्फ 75% की जगह 90% लोग हाँ बोलेंगे कि स्कीम चलेगा, तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट वो स्कीम को अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो हाँ अभी हम आते हैं यहाँ पे 75% वाले में। तो स्कीम ऑफ डेट रिस्ट्रक्शन देना है, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आएगा, सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर्स क्या है वो आएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगा, और ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा जिसमें कि जो फंड रिक्वायरमेंट है वो हमारे लिक्विडिटी टेस्ट को कंफर्म कर रहा है कि नहीं, वो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक एफिडेविट फाइल करना है, उसमें मटेरियल फैक्ट्स, रिडक्शन एंड स्कीम ऑफ डेट रिस्ट्रक्चर आएगा, जो कि कंसेंटेड होना चाहिए बाय 75% ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। अब एप्लीकेशन और एफिडेविट फाइल करेंगे हम ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, मीटिंग बुलाएगा। अब मीटिंग बुलाएगा तो ऑब्वियसली पहले उसको नोटिस भेजना है। तो जो नोटिस रहेगा हम किसको किसको सेंड करेंगे, सबको, मतलब क्रेडिटर को, क्लास ऑफ क्रेडिटर को, मेंबर को, क्लास ऑफ मेंबर को, एंड डिवेंचर होल्डर्स को भी सेंड करेंगे। इंडिविजुअली हमको सेंड करना है सबको, अलग अलग उनका जो एड्रेस जो कि कंपनी के पास रजिस्टर्ड है वहाँ पे उनको सेंड करना है इंडिविजुअली। ठीक है, अब इस नोटिस के साथ साथ हमको एक स्टेटमेंट फाइल करना है।
ठीक है। उस नोटिस के साथ साथ एक स्टेटमेंट जाएगा। उस नोटिस में क्या क्या स्टेटमेंट जाएगा कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, क्या उसका डिटेल्स, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या अरेंजमेंट का सोचा जा रहा है, वो डिटेल्स आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट फाइल किया था वो वैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगा। और ये जो हमारा स्कीम है, मतलब हमने यहाँ पे जो स्कीम किया, यहाँ पे जो डिटेल ऑफ CA है, उससे हमारी उससे क्या इफेक्ट होगा, किन किन को, क्रेडिटर को, मेंबर को, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर को, KMP को, प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को, डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर ट्रस्टीज को। मतलब नोटिस जाएगा इन लोगों को इंडिविजुअली में, उसके साथ एक स्टेटमेंट जाएगा डिटेल्स का, वैल्यूएशन रिपोर्ट का, और इफेक्ट क्या होगा क्रेडिटर को, KMP को, प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को, मेंबर को, डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर ट्रस्टीज को, एंड इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इसको याद रखने के लिए क्रेडिटर एंड मेंबर गो हैंड इन हैंड, ठीक है। डायरेक्टर एंड KMP गो हैंड इन हैंड, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर एंड डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर ट्रस्टीज को, ठीक है। उसके बाद ये जो नोटिस हैं, हम उसमें एक स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। नोटिस में तो ये स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद नोटिस में ये भी रहेगा कि कौन कौन वोट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन वोट कर सकते हैं, मतलब आइदर वो देमसेल्फ खुद से वोट कर सकते हैं, या फिर वो प्रॉक्सीज अपॉइंट कर सकते हैं, या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वो वोट कर सकते हैं। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन देना है इस स्कीम के खिलाफ, तो वो एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग होना चाहिए, या फिर 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए। और ये जो शेयर होल्डिंग और ये जो आउटस्टैंडिंग डेट का हमको जो पोजीशन देना है, वो हमारा इस पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। अब ये जो नोटिस हैं हम हमारी कंपनी की वेबसाइट में डालेंगे, अगर वेबसाइट है कंपनी का तो, या और अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में भी जाएगा, न्यूज़पेपर में भी जाएगा। और अगर हम उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हमारी नोटिस को हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो हमको टाइम भी बताना है कि कब कॉपीज़ ऑफ CA हमारे अवेलेबल होंगे। कंसर्न लोगों, सबको नहीं, कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, तो उनको कब इंस्पेक्शन के पर्पज़ के लिए कॉपीज़ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो ये नोटिस हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी देना है, RBI को देना है, सेबी को देना है, स्टॉक एक्सचेंज को देना है, रजिस्ट्रार को देना है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है, लिक्विडेटर और अदर्स को भी देना है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल करना होगा तो ये विदिन 30 डेज फाइल कर देंगे। अगर ये 30 डेज तक उनको कोई भी इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया, तो हमको समझ लेंगे कि इनको कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल ही नहीं करना है, ठीक है। हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ना हमने नोटिस बुला लिया, अब क्या होगा, अब नोटिस बुला लिया तो अब मीटिंग होगी। मीटिंग में अब क्या करते हैं, हम वोट्स करते हैं। तो हमको अभी देखना है, वोट करना है। तो जो मेंबर, वोटिंग का क्या क्राइटेरिया है, तो कब एक डिसीजन बाइंडिंग होगा, मतलब जो भी ऑब्वियसली जो भी मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, बट कब एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर इस समय डुअल नेचर का है, मतलब दो इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। दो क्राइटेरिया है डिसीजन लेने का। फर्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द पर्सन, बट खाली मेजोरिटी ऑफ पर्सन से नहीं होना चाहिए। मतलब खाली मेजोरिटी, मतलब 100 मेंबर्स हैं, उसमें 50 हाँ बोल रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप जो स्कीम है वो अप्रूव हो जाएगा। मीटिंग मेजोरिटी ऑफ द पर्सन होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3/4 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर या फिर मेंबर। मतलब मेंबर्स का अलग 3/4 लेंगे, क्रेडिटर का अलग 3/4 लेंगे। अब इसका यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया, देखते हैं। बट हमेशा याद रखना, जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे ना, मतलब जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा किसका करेंगे, वोटिंग एंड प्रेजेंट का करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, 300 पीपल अटेंड किए एक मीटिंग को, उनका 9 लाख का शेयर था, ठीक है। उसमें से 120 क्या किए, वोटेड फॉर द डिसीजन, मतलब फॉर द स्कीम वोट किए, एंड 140 अगेंस्ट में किए। उनका शेयर 7 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली था। और 40 पीपल ना वोट ही नहीं किए, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो वोट ही नहीं किए, वो बैठे थे बस वहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम डिसीजन लेंगे ना, यहाँ पे क्या ये 40 पीपल को इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका तो कोई डिसीजन में से ही नहीं था, राइट। तो उनको क्यों काउंट करेंगे फॉर द मेकिंग ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मेंबर जो कि प्रेजेंट थे, अब जो प्रेजेंट नहीं थे उनका भी कोई से नहीं है, उनको भी नहीं लेंगे। तो मेंबर जो कि प्रेजेंट थे और जो कि वोट कर रहे थे, दैट मीन्स ये 120 और 140, चाहे वो वोट फॉर था या वोट अगेंस्ट था, उसको लेना है। अब ये 120 और 140, और यहाँ पे 7 लाख एंड 2 लाख। अब ये 120 प्लस 140 करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ आपके वोट जो कि वो आ जाएंगे। उसमें हमको मेजोरिटी चाहिए, दैट इज़ 120 प्लस 140 का 50% हमको चाहिए, दैट इज़ 130। मतलब एटलीस्ट 130 अगर उस स्कीम के फॉर में वोट करें तो हमारा जो स्कीम है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर 130 एटलीस्ट अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हमारी कंपनी जो स्कीम है वो अगेंस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो 7 लाख और 2 लाख, मतलब 3/4 ऑफ द शेयर होल्डिंग होना चाहिए। तो 7 लाख प्लस 2 लाख करेंगे इंटू 3/4 करेंगे, मतलब 130 मेंबर्स अगर वो होल्ड कर रहे हैं 6.75 लाख से ज़्यादा, ठीक है। अगर 130 मेंबर्स होल्ड करें 6.75 लाख से ज़्यादा, और वो अगर फॉर कर रहे हैं तो हमारा स्कीम अप्रूव हो जाएगा, वो अगर अगेंस्ट करें तो हमारा स्कीम डिसअप्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 120 पीपल वोट कर रहे हैं, भले ही इनका 6.75 लाख से ज़्यादा, दैट इज 7 लाख है, बट यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं 120, हमको कितने चाहिए 130। मतलब मिनिमम 130 को आइदर फॉर वोट करना था या अगेंस्ट वोट करना था
किसी में भी। तो यहाँ पे सिर्फ 120 पीपल के हैं, तो यहाँ पे जो स्कीम है वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। नो, द स्कीम वोंट बी अप्रूव, रिक्वायरमेंट इज डुअल इन नेचर, बोथ द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। हियर सिंपल मेजोरिटी इज नॉट फुलफिल्ड ऑल्दो थ्री फोर्थ वैल्यू इज फुलफिल्ड, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ ही देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब डिसीजन हो जाएगा और जो भी डिसीजन होगा वो सब में बाइंडिंग होगा। और जो ट्रिब्यूनल है एक और भी कुछ ऑर्डर पास कर सकते हैं, और जो वो ऑर्डर पास करेगा वो रजिस्ट्रार को फाइल करना है 30 डेज़ के अंदर। क्या ऑर्डर पास करता है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको अगर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट करना है, तो अगर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, तो अगर उनका कोई भी एरियर ऑफ डिविडेंड है, मतलब उनको 2-3 साल से पिछले हमने डिविडेंड नहीं दिया है, तो उनको हम ऑप्शन देंगे कि जो पिछले 2-3 साल का जो तुमको डिविडेंड नहीं मिला है, आइए तुम उसका कैश ले लो या फिर तुम उतना अमाउंट का इक्विटी शेयर्स ले लो। तुम्हारे होल्डिंग का तो हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, बट जो डिविडेंड का है उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आए, तो तुम कैश ले लो या फिर उतना अमाउंट का तुम इक्विटी शेयर ले लो। उसके बाद जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ट्रिब्यूनल पास करेगा, राइट। उसके बाद डिसेंडेंट शेयर होल्डर्स, जिसने डिसेंड किया है, जिसको अप्रूव नहीं किए हैं, उनके लिए क्या प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एग्जिट ऑफर दे रहे हैं क्या, लो इतना पैसा लो और हमको शेयर्स दे दो, ऐसा कुछ एग्जिट ऑफर है क्या। उसका जो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास करेगा कि जो अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो होना चाहिए, जो बायबैक का रूल अंडर सेक्शन नंबर 63 वो फॉलो होना चाहिए। और वो ये भी बोलेगा कोई भी पेंडिंग केसेस अगेंस्ट BIFR तो उसको भी मतलब CA एग्री होना चाहिए उस BIFR के उसमें, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। और मैंने यहाँ पे यही बताया था कि जो 90% अगर हाँ हो जाएगा तो हमको ये मीटिंग, ये नोटिस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई भी टेक ओवर हो रहा है थ्रू अरेंजमेंट, तो वो टेक ओवर अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो सेबी के रूल्स के हिसाब से होंगे, और अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो वो नॉर्मल होगा। और अगर अनलिस्टेड कंपनीज को अगर वो समझ में नहीं आया, मतलब अगर वो एग्रीव्ड हो रहे हैं, तो वो मतलब वो फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर टेक ओवर से कोई भी एग्रीव पार्टी है तो वो अगेन ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। याद रहे, लिस्टेड कंपनीज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 230। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 231, दैट टॉक्स अबाउट अगर ट्रिब्यूनल, मतलब ये जो हमने स्कीम अप्रूव कर दिया बट जो स्कीम है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कंपनी, तो वो उस ट्रिब्यूनल सुपरवाइज कर सकता है। उसके बाद वो उसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि कंपनी कैसे इम्प्लीमेंट करेगी ये स्कीम को, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन को कैसे कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी। और अगर कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो ट्रिब्यूनल अगेन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करेगा एंड वो एज पर द वाइंडिंग अप प्रोविजंस वाइंड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 232, दैट इज मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी, मतलब बेसिकली सेल ऑफ अंडरटेकिंग हो जाता है या मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। दैट इज 232 एंड 233 हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर है। मतलब क्या, 232 हमारे नॉर्मल कंपनीज के लिए एंड 233 अगर कोई स्मॉल कंपनीज हैं या फिर कोई होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में मर्जर हो रहा है तो वो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कंपनीज हैं या फिर होल्डिंग सब्सिडरी, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, राइट। तो तब हम फास्ट ट्रैक मर्जर यूज़ करेंगे। अभी हम पहले नॉर्मल का प्रोविजन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 232, दैट इज मर्जर एंड अमलगमेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन जाएगा ना ट्रिब्यूनल को, वैसे पर सेक्शन 230 जाएगा, जो हमने पढ़ा उसी के हिसाब से वो एप्लीकेशन जाएगा। तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो अगेन अंडर सेक्शन 230 जाएगा। और अगर एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 230 एंड CA इज़ फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है मर्जर या एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज, या फिर वो होलली या पार्टली कोई भी अंडरटेकिंग को हम सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को, कोई भी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल अगेन एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल अगेन मीटिंग कॉल करेगा क्रेडिटर्स का या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का या मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स का एज पर सेक्शन 233 to 6 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट की ट्रिब्यूनल अगर जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा फॉर द मर्जर और द एमलगमेशन, तो अब एप्लीकेशन हुआ, अब मीटिंग बुलाई, अब जो भी ऑर्डर होगा वो जो भी ऑर्डर होगा मर्जिंग का, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या सर्कुलेट होगा मीटिंग में। तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ स्कीम है, मतलब जो स्कीम हमने बनाया था उसका ड्राफ्ट ऑर्डर आ जाना है, जो कि मर्ज कंपनी अडॉप्ट की है, ठीक है। और कंफर्मेशन की कॉपी ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर ROC को फाइल हुआ है, उसके साथ हमको एक कंफर्मेशन भी देना है कि जो भी हमारा ड्राफ्ट ऑर्डर है वो ROC को फाइल हुआ है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट है, मतलब क्या रिपोर्ट है, एक्सपर्ट विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, एक्सपर्ट रिपोर्ट वैल्यूएशन का, वो भी हमको फाइल करना है। और रिपोर्ट जो कि इफेक्ट करता है, मतलब वो रिपोर्ट जो कि इफेक्ट बताता है इस कॉम्प्रोमाइज़ का फॉर द ऑन शेयर होल्डर्स, KMP, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स, मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड डायरेक्टर, KMP, फिर और भी 2 डिवेंचर होल्डर्स एंड डिवेंचर ट्रस्टीज, उनका जो भी इफेक्ट है वो बताएगा। प्लस एक्सचेंज रेशियो क्या है, और वैल्यूएशन में अगर कोई डिफ़िकल्टीज आई तो वो भी हमको बताना है रिपोर्ट में। और उसके बाद कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी हमको उसमें देना है। तो क्या क्या होगा,
अगेन यहाँ पे क्या एप्लीकेशन फाइल करेंगे, 2:30 में मीटिंग बुलाया जाएगा, ऑर्डर करेगा। उस ऑर्डर में हमको क्या क्या सर्कुलेट करना है, ड्राफ्ट ऑर्डर है उसकी जो कि मर्ज कंपनी एडॉप्ट की है उस स्कीम का ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर कंफर्मेशन कि हमने इसको आरओसी को भी फाइल किया है। रिपोर्ट में हमारा एक्सपर्ट का रिपोर्ट आ जाएगा जो कि विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन होगा, और हमारा रिपोर्ट आ जाएगा कि क्या इस कॉम्प्रोमाइज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है इन लोगों के ऊपर, और कुछ वैल्यूएशन डिफिकल्टीज अगर आई हैं तो वो, और हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये सब हमारे इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल कुछ ऑर्डर कर सकता है कि वो बोल सकता है कि ट्रांसफ़र करो होल या पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटी टू ट्रांसफर कंपनी। मतलब जो ट्रांसफ़र कंपनी है, जो जिसको ट्रांसफ़र मतलब होल या पार्टली अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी या लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। सेकंड, कुछ शेयर्स अलॉटमेंट के लिए बता सकता है, डिवेंचर अलॉटमेंट के लिए, और पॉलिसीज़ ऑफ बाय ट्रांसफरी कंपनी, मतलब ट्रांसफर कंपनी शेयर्स कैसे अलॉट करेंगे, डिवेंचर कैसे अलॉट करेंगे, वो सब बता सकता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन, मतलब जो भी अगर लीगल प्रोसीडिंग्स है, मतलब कंटिन्यूएशन बाय अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट एनी ट्रांसफर कंपनी, तो उस लीगल प्रोसीडिंग का क्या होगा, ऐसा नहीं बताया कि उसको कंटिन्यू करना है मतलब कि क्या करना है, तो उसके बारे में क्या होगा वो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी मतलब ट्रांसफरर कंपनी को, मतलब जो मर्ज्ड हुआ है उस कंपनी का डिसोल्यूशन के बारे में ट्रिब्यूनल बता सकता है। डिसेंटिंग मेंबर्स का क्या होगा, उनका कैसे हम एक्वायर करेंगे, कि उनको कुछ हम कंपेंसेशन पे करेंगे, तो वो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्या होगा, किस रिस्पेक्ट में होगा, क्वालिफिकेशन के बेसिस में होगा कि सैलरी के बेसिस में होगा, वो सब अगेन डिसाइड होगा। कितने एम्प्लॉयज़ आएंगे वो डिसाइड होगा। ठीक है। उसके बाद जो शेयर कैपिटल अगर कोई भी एनआर हेल्ड कर रहा है, दैट इज़ नॉन रेसिडेंट हेल्ड कर रहे हैं अंडर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में जो कि स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका शेयर कैसे अलॉट होगा ट्रांसफरी कंपनी में। मतलब कि आपकी कंपनी है ए कंपनी जो कि मर्ज हो रही है अभी बी लिमिटेड से। ठीक है। तो अब ए लिमिटेड के कुछ हमारे एनआर शेयर होल्डर्स थे, तो वो एनआर शेयर होल्डर्स का कैसा अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा अंडर, अब ये इधर चला गया तो इनका क्या होगा, और कैसे इनका ये वाली कंपनी बी लिमिटेड कंपनी कैसे एनआर को देगी, वो सब कुछ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वगैरह किस मैनर में होगा वो भी ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। उसके बाद अगर जो ट्रांसफर कंपनी अगर एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब जो ए लिमिटेड है वो लिस्टेड कंपनी है और बी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, तो अगर उनका मर्ज हो जाए तो दैट डजंट मीन कि जो बी लिमिटेड है वो भी हमारी लिस्टेड कंपनी हो जाएगी, वो रिमेन अनलिस्टेड होगी। जब तक वो खुद लिस्ट नहीं हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, तब तक हम उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। मतलब जस्ट बिकॉज कि वो एक लिस्टेड कंपनी से मर्ज हो रही, दैट डजंट मीन कि वो भी लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। ठीक है। और अगर ट्रांसफर कंपनी का शेयर होल्डर अगर डिसाइड टू ऑप्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोविज़न होगा फॉर द पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर वैल्यूएशन, तो उनको क्या हम देंगे अगर वो सोच उनको बोलें कि हम नहीं जाना चाहते हैं ट्रांसफर कंपनी में, हम वी आर डिसाइडिंग टू ऑप्ट इन आउट, तो क्या कितना पेमेंट उनको करना है विद रिस्पेक्ट, और ऐसे ही हम डिसाइड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम एक वैल्यूएशन करवाएंगे उनका शेयर्स का एंड उस हिसाब से उनको हम पेमेंट करवाएंगे। एंड अगर ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो रही है, ट्रांसफर कंपनी का डिसॉल्व हो रहा है, तो जो वो ऑथराइज कैपिटल सेट करने के टाइम जो फीस पेड किए थे वो सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट फीस पेबल बाय ट्रांसफरी कंपनी ऑन ऑथराइज कैपिटल। ठीक है। हाँ, और फिर सच इंसिडेंटल कंसिक्वेंटल मैनर्स भी उनको देखना है। ट्रिब्यूनल ये सब ऑर्डर पास कर सकते हैं। अगेन ट्रांसफ़र के बारे में पास कर सकते हैं, अलॉटमेंट, फिर लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर एक है, डिसोल्यूशन के लिए, रिसेंटेड मेंबर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ये नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स के लिए, और यहाँ पे हमारे हमारे जो शेयर होल्डर जो कि डिसाइड कर रहे हैं ऑप्ट आउट करने के लिए, और ये ऑथराइज कैपिटल रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है। ये था सेक्शन नंबर 232। नाउ कम सेक्शन नंबर 233, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर। तो ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक मर्जर किसके किसके बीच में होगा, 2 या मोर स्मॉल कंपनीज के बीच में हो सकता है, या फिर कोई होल्डिंग कंपनी और उसके होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनी के बीच में हो सकता है, या फिर अदर जो कि रूल 25 में प्रिस्क्राइब है उन कंपनियों का हो सकता है। और उनका जो उनके लिए एक अगेन स्कीम पास करना है और उनका जल्दी से मर्जर हो जाएगा। उसमें कुछ कंडीशंस हमको ये देखना है कि क्या कैसे जो स्कीम है कैसे अप्रूव होगा। तो सबसे पहले हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है, दैट इज़ फर्स्ट हमको देखना है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में। मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन की हाँ ये स्कीम अप्रूव करते हैं, सबसे पहले हमको बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है विद रिस्पेक्ट टू अप्रूविंग ऑफ द स्कीम। सेकेंड करना है जो ट्रांसफरी कंपनी है। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी है वो नोटिस ऑफ स्कीम किसको देंगे, आरओसी को देगा और लिक्विडेटर को देंगे 30 डेज़ के अंदर, उसमें उनका सजेशन मांगेंगे। उसके बाद यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट वही है कि कंपनी इन्वॉल्व करेगा, मतलब कंपनी कोई डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेगा आरओसी को।
नाउ 3 एंड 5 इज द इंपॉर्टेंट वन, मतलब जनरल मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए बाई एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल शेयर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स को अगर अप्रूव करें तो उनका 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। एंड यहाँ पे है इसकी स्कीम इज अप्रूव बाय मेजोरिटी रिप्रेजेंट 9/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंपनी, और क्रेडिटर का 9/10 है, ठीक है। मीटिंग का जनरल मीटिंग का 90%, इसका भी 19% है। 21 डेज प्लस नोटिस, अगर नोटिस हमको देना है 21 डेज़ का, बिफोर हमको 21 डेज ऑफ मीटिंग का नोटिस देना है, प्लस उसमें जो भी स्कीम एफिडेविट हमको अगेन फाइल करना है। एंड हाँ, तो ये सब कंडीशन है। अगेन बोर्ड रिजोल्यूशन, आस्किंग सजेशन फ्रॉम आरओसी एंड लिक्विडेटर, जनरल मीटिंग में 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मेंबर्स अप्रूव होना चाहिए। हमको फिर डिक्लेरेशन फाइल करना है सॉल्वेंसी का आरओसी को। एंड फिर हमारा जो मेजोरिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारे मेजोरिटी, यहाँ पे भी देखो डुअल है कि स्कीम हमारा अप्रूव होना चाहिए। मेजोरिटी रिप्रेजेंटेड 9/10 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिव कंपनी, ठीक है, दो डुअल नेचर का है ये भी। एंड अगेन नोटिस 21 डे प्लस स्कीम चलना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफरी कंपनी शेल फाइल अ कॉपी ऑफ स्कीम अप्रूव्ड, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब जो नई कंपनी है, जो अमेलगमेटेड कंपनी आई है, जो मर्ज, मतलब सपोज ए एंड बी में हमारी ट्रांसफरी कंपनी होगी, तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो फाइल करेगी कॉपी ऑफ स्कीम, किसको फाइल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लिक्विडेटर को, आरओसी को। अगर अच्छा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा वाला टॉपिक है कि ट्रांसफरी कंपनी ना फाइल करेगी कॉपी ऑफ स्कीम अप्रूव, किसको करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी, लिक्विडेटर को करेगी, आरओसी को। और अगर यहाँ पे आरओसी और लिक्विडेटर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या उनका कोई फर्दर सजेशन भी नहीं है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो रजिस्टर कर देगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेंगे 30 डेज़ के अंदर। और अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम 3 जन को फाइल किए हैं, सीजी को, लिक्विडेटर को, आरओसी को। लिक्विडेटर आरओसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो सीजी रजिस्टर कर लेगा। कोई दिक्कत है और वो कम्युनिकेट की 30 डेज़ के अंदर तो ठीक है, कम्युनिकेट नहीं की तो हम समझ लेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स, अगर यहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर नहीं है, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा किसको, एनसीएलटी को, मतलब ट्रिब्यूनल को फाइल करेगा विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द स्कीम। और फिर वो ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि ये फास्ट ट्रैक मर्जर में नहीं, ये सेक्शन नंबर 232 के अंदर तुम संभालो इसको। तो ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई होगा तो वो उस केस को लेगा और सेक्शन नंबर 232 के हिसाब से वो ऑर्डर पास करेगा। क्लियर। सेक्शन नंबर 232 स्मॉल कंपनीज होल्डिंग एंड होल्डी ऑफ सब्सिडरी कंपनी के लिए है। बोर्ड रिपोर्ट जनरल मीटिंग में 90%, और यहाँ पे डुअल वाला है मेजोरिटी प्लस 19 इन द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स में चाहिए। उसके बाद सीजी लिक्विडेटर आरओसी को देंगे। सीजी और आरओसी, लिक्विडेटर आरओसी को कोई दिक्कत है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज नहीं बोले तो हम समझ लेंगे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो अगेन एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज, और जो एनसीएलटी का सेटिस्फाई है तो वो अगेन उस केस को लेकर सेक्शन नंबर 232 के हिसाब से ऑर्डर पास कर देगी। क्लियर। नाउ सेक्शन नंबर 234 दैट इज़ मर्जर एंड अमेलगमेशन विद फॉरेन कंपनीज। तो यहाँ पे तो सेम सेक्शन नंबर 232 का ही लगेगा, बट यहाँ पे अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी से मर्ज होने वाली है तो इसमें सबसे पहले हमको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। उसके साथ साथ हमको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, मतलब फेमा का रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना पड़ेगा। ये सब कुछ है, कुछ नहीं। तो बेसिकली भाई यहाँ तक हम देखते हैं सेक्शन नंबर 230 तो हमारा था नॉर्मल केसेस में। 231 में हमारा क्या है कि अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही तो ट्रिब्यूनल उसको इम्प्लीमेंट एंड सुपरवाइज करेगा। 232 में हमारा नॉर्मल मर्जर था, 233 में हमारा फास्ट ट्रैक मर्जर था, एंड 234 में हमारा मर्जर फॉर द फॉरेन कंपनीज था। नेक्स्ट आते हैं 235 में एंड 236 में। 235 में और 236 में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। 235 में हमारा मतलब डिफरेंसेस हैं बट लोगों को समझ में नहीं आता क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे है हमारा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए और यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में यहाँ पे मैं डिफरेंस बता देती हूँ। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मतलब क्या हो गया कि वो डिसेंट कर रहे हैं, ये स्कीम वो अप्रूव स्कीम के अगेंस्ट में है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर वो डिसेंट कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे ना फोर्सफुली उनको एक्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में क्या है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमको एक्वायर कर लो। मतलब यहाँ पे अगर आप शेयर्स एक्वायर किए हैं उस कंपनी का विद इन पैसेज ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अगर उनका एक्वायर किए हैं, मतलब पहले 20% एक्वायर किए, फिर थोड़े कोर्स ऑफ टाइम के बाद 40%, फिर 60% करके अगर आप 90% तक एक्वायर कर लिए हैं इनका शेयर्स, तो बच्चे वो 10 बोलेंगे कि हमको भी ले लो।
मतलब कंपनी भी बोल सकता है कि तुम 10% ही बचे हुए आके हमको दे दो तो हम मर्ज होके कंपनी बन सकें, या फिर जो 10% वाले हैं वो खुद उन लोग भी बोल सकते हैं कि बस 10% तो क्या बचाए हो वो भी ले लो बोल के, ठीक है। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स में हम उनको फोर्सफुली एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिक्स डिफरेंसेस संस्कृति में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2। ओके, नाउ टू सेक्शन नंबर 235 स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि जब भी अगर एक मतलब हमको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करना है अभी, ठीक है, तो उसके लिए हम एक ऑफ़र भेजेंगे और ऑफ़र में उनको फिर 4 महीने का टाइम देंगे। अगर 9/10 ऑफ वैल्यू ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स अपना शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं, मतलब ट्रांसफ़री कंपनी बनने के लिए रेडी है, ट्रांसफ़र करना रेडी है, तो फिर आफ्टर दैट 4 मंथ, 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो डिसेंटिन वाले हैं उनको अपन एक नोटिस कर भेज देंगे कि देख 9/10 तो हाँ बोल दिए हैं और हम तेरा एक शेयर्स भी एक्वायर करेंगे। अब क्या होता है, अब डिसेंटिन शेयर होल्डर्स के ऑप्शन, अगर उसको अपना शेयर गिव अप नहीं करना है तो वो विद इन 1 मंथ ऑफ द नोटिस कोर्ट को फाइल कर सकती है कि मेरे को अपना नोटिस नहीं देना, मेरे को अपना ट्रांसफ़र नहीं करना है। और अगर वो ऐसे नहीं की तो जो ट्रांसफ़री कंपनी है वो एक्वायर कर लेगी, ठीक है। मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर अगर 1 मंथ के अंदर कोर्ट को फाइल नहीं कर रही है तो जो ट्रांसफर कंपनी है वो एक्वायर कर लेगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे और उसको फिर और फिर अपने को कॉपी ऑफ नोटिस सेंड कर देना है ट्रांसफर कंपनी को टुगेदर। उसके साथ हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र जो कि एग्जीक्यूट होगा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एनी पर्सन जो कि अपॉइंटेड बाय द ट्रांसफर कंपनी, वो भी हमको इंस्ट्रूमेंट भी उनको सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है जो ट्रांसफ़र कंपनी है वो क्या कर लेगी, हम जब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो अपने आप को हमको रजिस्टर कर लेगी एज अ होल्डर ऑफ शेयर, और विद इन 1 मंथ वो डिसेंटेड शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देगी कि हमने ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। और जो भी कंसिडरेशन रिसीव होगा, कौन सा कंसिडरेशन, मतलब जब ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफ़र कंपनी को एक्वायर किया तो उसने ऑब्वियसली कुछ कंपनसेशन पे किया होगा, तो जो भी कंपनसेशन रिसीव हुआ है उसको हमको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है और एंड टू बी पे टू शेयर होल्डर्स अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ रेलेवेंट शेयर सर्टिफिकेट्स। और जो भी जितने शेयर होल्डर कर रहे हैं उसको हम बाद में एज अ ट्रस्टी उसको हम हेल्ड करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में, फिर हम उसको पे करते जाएंगे, ठीक है। एंड या रिसिप्ट शैल बी डिसबर्स टू द एंटाइटल शेयर होल्डर विद इन 60 डेज। तो यहाँ पे हमको विद इन 60 डेज हम अपने को पे करना है, 60 डेज, ठीक है। समझ आया ना ये वाला? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, अपने को 4 मंथ का टाइम देना है। अगर उसके बाद 2 महीने का टाइम देना है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को। उन लोग 1 महीना में कोर्ट में अप्लाई किए तो ठीक है, वरना अपन एक्वायर कर लेंगे और अपन यहाँ पे नोटिस दे देंगे, इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, ये रजिस्टर कर लेगा, कंपनसेशन को सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देगा एंड फिर अपने शेयर होल्डर्स को दे देगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 236। ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें एक्वायरर होता है और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न होता है। तो अगर कोई भी एक्वायरर या कोई भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि मतलब वो रजिस्टर होल्डर बन जा रहा है, बिकम्स रजिस्टर होल्डर ऑफ 90% और मोर ऑफ इशूड इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टाइम वो 50% सपोज उसने लिया, फिर और 10% ले लिया और 10% ले लिया। अब ऐसे करके ना उसके पास 90% ऑफ या उससे ज़्यादा का इशूड शेयर कैपिटल आ गया है। तो अब क्यों आया है, क्योंकि अमेलगमेशन हुआ है या शेयर का एक्सचेंज हुआ है या कन्वर्जन हुआ है। तो अगर इस केसेस से इसकी वजह से अगर 90% अब या उससे ज़्यादा इशू शेयर कैपिटल वो एक्वायरर या कोई भी पर्सन जो कि एक्टिंग कंसर्न है वो अगर ऐसा होल्ड कर रहा है तो वो अपना इंटेंशन बता सकता है कि मेरे को रिमेनिंग इक्विटी शेयर भी दे दे। और किस प्राइस में देंगे, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन होगा, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर हमारा वैल्यू करेगा, उस प्राइस में मेरे को बाकी इक्विटी शेयर्स भी दे दे। उसके साथ साथ अगर वो पर्सन वो जो 90% होल्ड कर रहा है वो पर्सन नहीं किया तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, मतलब जो 10% वाले हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर उससे अप्लाई की मेजॉरिटी शेयर होल्डर को कि मेरे को एक्वायर कर लो। समझ में आया? 2 जन कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो जो 90% एक्वायर कर लिया है वो इंटेंशन अपना बता सकता है और उसको बोल सकता है कि प्राइस दे दो, बट मैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। जो रजिस्टर वैल्यूअर जो प्राइस बताएगा मैं तेरे को उतना प्राइस देने को रेडी हूँ। या फिर जो 10% वाला है ना, वो भी हमको बोल सकता है कि 90% वाले हमको भी ले लो, ठीक है। और जो भी मनी डिपॉजिट होगा, मतलब जो मेजर शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली अब अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो वो पैसा देगा और वो जो भी मनी डिपॉजिट होगा वो सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो कि ट्रांसफर कंपनी ऑपरेट करेगा। एंड क्या होगा, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर वो रहेगा एंड सच सम शैल बी डिसबर्स विद इन 60 डेज।
तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने अपने को पैसा दिया, अपन सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिए और उसको विदिन 60 डेज अपन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम 60 डेज में नहीं कर पाए तो हमारा जो भी डिसबर्समेंट होगा वो मैक्सिमम 1 ईयर तक चलेगा और इफ फेल्स टू रिसीव अ क्लेम पेमेंट 1 ईयर कंटिन्यू। मतलब कि अगर 60 डेज़ के अंदर नहीं हुआ तो पहले तो अपना व्यू के अपन 60 डेज़ में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दे दिए। अगर 60 डेज़ तक नहीं हुआ तो अपन 1 ईयर तक लास्ट दे सकते हैं, 1 ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपन उसको देना। ठीक है, समझ में आया? उसका जो ट्रांसफ़र, अब हमने पैसे दे दिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, जो ट्रांसफ़र कंपनी है वो अब ट्रांसफ़र एजेंट के जैसे एक्ट करेगी। और हाँ, अगर हमारा जो फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर नहीं है, अगर वो एब्सेंट है तो हम शेयर सर्टिफिकेट शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल। तो जो शेयर सर्टिफिकेट रेडीमेड फॉर्म में अपने को मिला था वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, हमको ऑलरेडी एक्वायर कर दिया गया है। और जो ट्रांसफ़र कंपनी है वो अपना शेयर कंप्लीट ट्रांसफ़र अपना शेयर इशू कर लेगी और कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ये पॉइंट लिखा है। उसके बाद एक ये वाला पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस छोड़ दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू पे कि सपोज़ 90% तो हमने हेल्प कर लिया है, 10% माइनॉरिटी हेल्प कर रहे हैं। अब इस 10% में दो जन है माइनॉरिटी में, एक जो होल्ड कर रहा है मोर देन 75% और एक हेल्प कर रहा है 25%। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 100 रुपीज़ का शेयर था, तो ये जो अगर हमारे पास जो 100 रुपीज़ का माइनॉरिटी शेयर बचा है अभी तक, और उसमें से 25 रुपीज़ का जो शेयर है वो ए हेल्ड कर रहे हैं एंड 75 रुपीज़ का जो शेयर है वो बी हेल्ड कर रहा है। अब अगर 75 वाला ये जो बी है ना, ये अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और ये अपना नेगोशिएशन किया और ये बोला कि जो हमको कंपनी हमको जब एक्वायर कर रही है और जो प्राइस पे कर रही है, मेरे को उससे ज़्यादा प्राइस चाहिए। मतलब बेसिकली वो नेगोशिएट कर रहा है विद द कंपनी विद कि वो प्राइस जो कि हायर ले एज दैट ऑफ दोज दैट इज डिसाइडेड इन द स्कीम। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट या जो भी कंपेंसेशन इसको रिसीव होगा ना, वो इसको भी रिसीव होगा। मतलब ये नेगोशिएट किया दैट डजंट मीन खाली इसको रिसीव होगा, ऑब्वियसली प्रो डाटा बेसिस में इसको भी वो अवेलेबल होगा। ठीक है, इट शुड बी एलोकेटेड टू ऑल द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस में। ठीक है, और यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और उनको अपना अगर उनको मनी डिपॉजिट करना है राइट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक्वायर करने के लिए, बट उनका जो शेयर होल्डर्स हैं वो आइदर मर गए हैं, डाइड या सीज टू एग्जिस्ट, या उनके हेयर या सक्सेसर या एडमिनिस्ट्रेटर या असाइनी वो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए हैं। तो जो राइट ऑफ सच शेयर होल्डर्स, तो वो जो उनका जो राइट है ऑफ सच शेयर होल्डर्स कि टू मेक ऑफर फॉर सेल, वो कंटिन्यू होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। मतलब जिस टाइम एक मेजॉरिटी एक्वायर किए, अगर उनका राइट रहेगा टू ऑफर फॉर सेल 3 years तक। ठीक है, तो ये था हमारा क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का, एंड ये था हमारा 235 का। एक बार आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन नंबर 237, दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि अगर हमको दो कंपनी को एमलगमेट करना है, तो उस एमलगमेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी। ठीक है, अगर उसको लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको एमलगमेशन करना, अगर हम उसको एमलगमेशन नहीं करेंगे तो पब्लिक के साथ डिफ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो वो जो एमलगमेशन करेगी उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी फॉर एमलगमेशन। उसमें उसका क्या कंस्टिट्यूशन होगा, कितना क्या पावर, क्या राइट, जो क्या इंटरेस्ट, क्या अथॉरिटीज है, सब उसमें रहेगा। उसके बाद जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनका एमलगमेशन हो गया तो जो ट्रांसफर कंपनी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, उनका जो लीगल प्रोसीडिंग था वो चला गया, कुछ होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखना, मैंने ये पेंसिल से लिखा था इसलिए थोड़ा लाइट है कि मेंबर क्रेडिटर बिफोर एमलगमेशन सेल हैव नियरली सेम राइट। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स और जो क्रेडिटर्स थे उनका बिफोर एमलगमेशन जो राइट था अभी भी पूरा नहीं तो नियरली सेम राइट होना चाहिए आफ्टर द एमलगमेशन। ठीक है, और अगर वैसा नहीं हो रहा है, अगर उनका जो राइट है उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, अगर राइट नियरली सेम नहीं है तो उनको कंपेंसेशन मिलेगा। अगर कंपेंसेशन जो उनको मिला उससे उनको खुशी नहीं हुई, वो अग्रीव्ड है, तो वो अपील फाइल कर सकते हैं विदिन 30 days ट्रिब्यूनल को, एंड ट्रिब्यूनल फिर सच अमाउंट उनको देगा, सच कंपेंसेशन जो ट्रिब्यूनल बोलेगा वो होगा। बट ये जो 30 days कहाँ से लेना है, आफ्टर सच आप यहाँ पे जो हमने ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश कर रहे हैं ना, उसके 30 days के अंदर हमको देखना है ये जो कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स उनका राइट सेम है कि नहीं है तो उनको कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, कंपनसेशन से वर्क नहीं है तो ट्रिब्यूनल में 30 days में उनको फाइल करना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमको ऑर्डर पास करना है। ऑर्डर में हमको कब पास करना है, जो भी ऑर्डर होगा उसका प्रपोज ऑर्डर का कॉपी अपने को कंसर्न पार्टीज़ को, कंपनी जो कंसर्न है, जो अमेलगमेशन की पार्टी है, उनको हमको कॉपी प्रपोज ऑर्डर पास कर देना है। उसके बाद कोई भी ऑर्डर हम पास नहीं कर लेंगे अनलेस जो हमारा अपील है वो एक्सपायर नहीं हो जाता या प्रीफर्ड नहीं हो जाता या डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। सपोज़ किसी ने अपील कर रखा है तो आइदर हमको उसको डिस्पोज करना है, तो उसको ख़त्म करना है, कि उसको प्रीफर्ड, मतलब ये जो अपील के पीरियड है ना, ये जाने के बाद ही हम ऑर्डर पास करेंगे, ख़त्म होने के बाद ही हम अपील पास करेंगे। एंड उसको हमको जो ऑर्डर हम पास करेंगे उसको हमको पार्लियामेंट में लेट डाउन करना है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है, central government has considered and made modification in draft order with respect to suggestion and objection received by any company not being less than 2 months from the date on which company is received by company or creditor। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर उसे कोई भी कंपनी से सजेशन या ऑब्जेक्शन मिला है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ड्राफ्ट ऑर्डर में उसको कंसीडर कर लेगा, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर है तो वो मॉडिफिकेशन कर लेगा। नॉट बिंग लेस देन 2 मंथ, और ये जो हमको ये सजेशन कब मिला है, नॉट बिंग लेस देन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी इज रिसीव बाय कॉपीज रिसीव बाय द कंपनी। मतलब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमने ऑर्डर, प्रपोज ऑर्डर क्या होने वाला है, प्रपोज ऑर्डर हमने पढ़ा, वो अपने को कॉपी जो भी कंपनी कंसर्न है उसको भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे वो उनका कुछ रिकमेंडेशन रहेगा, उनका कुछ सजेशन रहेगा, कुछ ऑब्जेक्शन रहेगा, तो उस हिसाब से अगर वो इसके 2 मंथ के अंदर कोई 2 मंथ्स के अंदर कोई सजेशन, कोई ऑब्जेक्शन दिए हैं, तो उस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो जैसा ठीक लग रहा है वो उसको कंसिडर कर लेगा, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर है तो वो मॉडिफिकेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 237 भी हो गया। 238 कुछ नहीं है, 238 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो जो भी सर्कुलर्स रहेंगे जिसमें ऑफर या रिकमेंडेशन रहेगा और ट्रांसफ़र कंपनी का, उसको हमको रजिस्ट्रार को पब्लिश करना है, या फिर एवरी सच ऑफर, उसमें जो भी स्टेटमेंट रहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफर कंपनी, उसको भी अपने को क्या करना है, रजिस्ट्रार को देना है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर है इसमें हम सारे जो सर्कुलर्स होंगे, सारे जो स्टेटमेंट होंगे जिसमें हमारे ऑफर्स के रिकमेंडेशन की बातें थी, वो अपने को रजिस्ट्रार को देना है, ताकि जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन कर सके। और कोई भी सर्कुलर हम इशू नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्टर्ड है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमको कुछ भी सर्कुलर या कुछ भी इशू करना है शेयर होल्डर्स के लिए, या इस ऑफर रिलेटेड कुछ भी अपने को शेयर इशू करना है, हाँ, कुछ भी अगर अपने को सर्कुलर इशू करना है तो सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रार को देना है। रजिस्ट्रार देखेगा कि वो ठीक है कि नहीं, एंड देन वो रजिस्टर करेगा तभी हम इशू कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि वो रजिस्टर नहीं करेगा, ऑब्वियसली रीज़न उसको देना पड़ेगा राइटिंग में, तो रजिस्ट्रार हाँ, अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो अपन इसको इशू नहीं कर सकते। हाउएवर अगर अपन अपील कर सकते हैं, अगर अपन एग्रीव्ड है कि वो हमको लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती ऐसे हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो हम ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं, एंड फिर वो ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना पास कर सकता है। ठीक है, और इफ़ एनी डायरेक्टर अगर कोई भी सर्कुलर इशू कर ले रहा है विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद आरओसी, तो उसका जो पेनल्टी है वो पेनल्टी फ्लैट 1 लाख का है। यहाँ पे मैं लिखी नहीं हूँ, 1 लाख का फ्लैट पेनल्टी है अगर बिना रजिस्ट्रेशन हम कोई भी सर्कुलर को इशू कर ले रहे हैं तो। ठीक है, सेक्शन नंबर 239 टॉक्स अबाउट बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। जो बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी है जो कि विच हैज़ बिन एमलगमेटेड विद और हुज शेयर्स हैज़ बिन एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, मतलब जिसका शेयर ऑलरेडी किसी ने एक्वायर कर लिया है, तो वो डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी उसके बुक्स एंड पेपर्स को विदाउट परमिशन ऑफ सीजी। ठीक है, एंड बिफोर गेटिंग द परमिशन सीजी अपॉइंट कर सकता है पर्सन टू एग्जामिन। उसके साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उसको ठीक लगे तो कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, एंड वो पर्सन बुक्स एंड पेपर्स एग्जामिन कर सकता है फॉर असर्टेनिंग वेदर दे कंटेन एनी एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी और एमलगमेशन। तो यहाँ पे वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, वो पर्सन एग्जामिन कर सकता है, उसको देख सकता है कि ऐसा कुछ मटेरियल फैक्ट्स पता चलेगा कि, या कोई भी ऐसा एविडेंस पता चलेगा कि जिससे कि अपने को ऐसा लगे कि जो हमारा एमलगमेशन हुआ है ट्रांसफर कंपनी का उसमें कोई ऑफेंस वगैरह है क्या। ठीक है, तो उससे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 240 दैट इज ऑफिसर लाइबिलिटी विल कंटिन्यू आफ्टर सच मर्जर एंड एमलगमेशन। तो जो भी ऑफिसर है उनकी जो लाइबिलिटी है वो एमलगमेशन और मर्जर होने के बाद भी कंटिन्यू करेगी, दैट डजंट मीन कि वो नहीं कंटिन्यू करेगी। ठीक है,
ओके तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 230 से लेकर सेक्शन नंबर 240 तक। एक बार मैं इसको आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करा दे रही हूँ। मैं यहाँ लिखी तो नहीं हूँ, मैं आपको बस बता दूँगी क्या क्या है। आप रेफ़र कर सकते हैं अपने जो भी आप क्वेश्चन बैंक या स्कैनर रेफ़र कर रहे हैं, वो वही सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं उसमें यहाँ पे दिखाऊँगी नहीं, मेरी आवाज़ ही सुन के आपको रिकॉर्ड आपको समझना है, ठीक है। ओके तो ऐसे एज सच कुछ क्वेश्चन है नहीं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इस प्रैक्टिकल के हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपने ये समझ गया तो आपके सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब ये जो ऐसा डिसीजन फॉर्म करने वाला क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा। और बाकी जो केस स्टडीज़ हैं, जो आपको केस स्टडीज समझना है, एंड देन जो सेक्शन कहना इसमें और कुछ आपको वैसे आपको समझना है कि कौन सा सेक्शन का केस स्टडी है, ठीक है। तो इतना में ही रखते हैं, बस ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एंड इससे आपके ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो कि ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जो कि बहुत बार आते हैं, ठीक है, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। इसके वर्डिंग्स अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बट प्रोसेस यही है।